नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका मेघदूत समाचार में। कोई भी देश अगर सुपर पावर बनना चाहता है तो उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वो किसी पर निर्भर ना रहे। कम से कम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए तो बिल्कुल भी ना रहे और कोई भी एक ऐसी चीज़ ना हो जिसके लिए उसे अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी दांव पर लगाना पड़ जाए। सबसे बड़ा कंसर्न अगर भारत का है तो वो है ऑयल इंपोर्ट। देश सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा भारत का फॉरेन रिजर्व खर्च होता है। और अगर ऐसी स्थिति में भारत रहता है तो क्या इसे एक सुपर पावर कहा जा सकेगा? जी नहीं। इसलिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है देश की कि किस तरीके से ऑयल इंपोर्ट को कम किया जाए। अब इस कंडीशन पे अगर भारत की बात की जाए तो विकल्प सिर्फ एक ही है और वो है रिन्यूएबल एनर्जी, सबको पता है। लेकिन अब रिन्यूएबल एनर्जी पर भारत किस लेवल पे है, क्या कर सकता है, वर्तमान कंडीशन क्या है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस समय कौन सा ऐसा देश है जिसका ईवी ग्लोबल सप्लाई चेन पर पकड़ है और एकाधिकार है। विश्लेषण करूंगा इस बात का कि किस तरीके से भारत अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, विश्व का नेतृत्व कर सकता है। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ग्लोबल सप्लाई चेन की बात की जाए तो इस समय चीन का पूरे ईवी ग्लोबल सप्लाई चेन पर एकाधिकार है। वर्तमान समय में ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की शेयरिंग 50% का है। आधा परसेंट चीन का, बाकी में पूरी दुनिया। 25% यूरोपियन यूनियन का शेयर है और 10% का अमेरिका का शेयर है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत अभी इस मामले में कहीं भी नहीं है, उसकी बारे में बात भी करना अभी बहुत उचित नहीं है। प्रश्न है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के इस ग्लोबल मार्केट पर चीन का दबदबा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। दरअसल ईवीज के जो पार्ट बनते हैं वो पार्ट्स रेयर अर्थ मटेरियल से बनते हैं और वो रेयर अर्थ मटेरियल दुनिया के एक सीमित क्षेत्र में ही संरक्षित हैं और इस वजह से इसके दायरे बड़े सीमित हैं। अब मैं आपको अगर बताऊं तो दुनिया में ग्रेफाइट और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सबसे बड़ा भंडार अकेले चीन में है। इस वजह से चीन इसकी प्रोसेसिंग करता है। अगर बात की जाए कोबाल्ट की तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कोबाल्ट का सबसे बड़ा भंडार है। अगर बात की जाए लिथियम की तो ऑस्ट्रेलिया और बोलीविया में लिथियम का भंडार है। अगर बात की जाए मैग्नीज की तो साउथ अफ्रीका में मैग्नीज का भंडार है। अगर बात की जाए निकिल की तो इंडोनेशिया में निकिल का भंडार है। और आपको जानकर के हैरानी होगी, इन सारे देशों में जो माइनिंग्स हैं उनमें बड़ा पार्ट शेयर चीन का है। और ये चीन एक दिन में इसने नहीं किया है। चीन ने दशकों तक इन देशों में इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है और उसके बाद में वहाँ के माइनिंग्स में शेयर प्राप्त किया है। ये चीन ने तब किया है जब भारत में यहाँ की सरकारें तुष्टीकरण कर रही थी। चीन ने ये उस समय पर किया है जिस समय पर यहाँ पे कहा जा रहा था कि हम सबसे पहले अपनी इस संपत्ति को एक खास वर्ग को देंगे जो भारत की संपत्ति है। जब भारत में सरकारें छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के बस सरकार कैसे बनाई जाए इसकी रणनीति बनाती थी, उस समय पर चीन ने इन देशों में जाकर के इन्वेस्टमेंट किया और इसके बाद में इस रेयर अर्थ मटेरियल पर कब्जा जमाया। और इसी वजह से अगर मैं आज आपको बताऊं जो कंडीशन है ईवीज की ग्लोबल सप्लाई चेन का, 80% का प्रोसेसिंग ग्रेफाइट का अकेले चीन करता है, 60% का लिथियम का प्रोसेसिंग चीन करता है, 70% का कोबाल्ट का प्रोसेसिंग चीन करता है, 40% का निकिल का प्रोसेसिंग चीन करता है। और बस मामला यहीं तक नहीं रुकता है। अगर बात की जाए जो सेल कंपोनेंट हैं उनके बनाने की, तो एनोड जो कि ग्लोबल लेवल पे इसका उत्पादन किया जाता है उसका 2/3 शेयर अकेले चाइना का है और जो कैथोड है उसका 3/4 शेयर अकेले चाइना का है। तो किसी लेवल पे भी चीन इस समय कम नहीं बना रहा है। ये ऐसी स्थिति है जब चीन बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है पूरी दुनिया में। अब अगर बात की जाए कि चीन के इस ताकत का पूरी दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, तो आप समझ सकते हैं जिस पर्टिकुलर अर्थ मटेरियल की प्रोसेसिंग का 80% अकेले चीन कर रहा है, अगर चीन चाहे तो उसकी कीमतों को बढ़ा सकता है। जब चाहेगा पूरी दुनिया के मार्केट में ईवीज के पार्ट की महंगाई चीन बढ़ा देगा। जब चाहेगा उसे कंट्रोल करेगा, मैनिपुलेट करेगा और जिस देश को चाहेगा उस देश में महंगाई बढ़ेगी, जिस देश में चाहेगा उस देश में महंगाई नहीं बढ़ेगी। क्योंकि अब जो ईवीज बढ़ रही है धीरे धीरे, लोग कहीं ना कहीं पे अपने उन पेट्रोलियम के
जो कंपोनेंट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनके अल्टरनेट के तौर पे ईवीज़ को ला रही है। और जब पूरी दुनिया में ईवी स्वतः इस्तेमाल होने लगेंगे, उस समय पर चीन इसे मैनिपुलेट करेगा। भारत के पास वही विकल्प बचता है जो चीन ने शुरुआत में किया था। दरअसल 3 कंपनियों का एक जॉइंट वेंचर बनाया गया है जिसका नाम है काबिल, यानी कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इस कॉरपोरेशन का एकमात्र उद्देश्य होगा कि विदेशों में जिन क्षेत्रों में इन रेयर अर्थ मटेरियल्स का भंडार है, वहां पर जा करके भारत अपनी शेयर खरीदे और उन माइनिंग्स के द्वारा भारत अपने ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करे। ये कहीं ना कहीं पर एक बहुत बड़ा कार्य है जो अभी बहुत ही शुरुआती स्तर पे है, लेकिन ये परिणाम जरूर देगा, क्योंकि भारत इस समय कूटनीतिक लिहाज से बहुत ही ताकतवर देश है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस लिहाज से इस काम को करने के लिए भारत अपनी कूटनीतिक ताकत का भी प्रयोग कर सकती है। ये कहीं ना कहीं पर भारत को सहयोग करेगा। लेकिन क्या बस यही एकमात्र तरीका है? जी नहीं, भारत को बड़े लेवल पर पॉलिसी चेंजेस करने पड़ेंगे। अपने यहाँ के खाद्यान्नों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बढ़ाने के लिए पॉलिसी में चेंजेस करने पड़ेंगे और लिबरलाइजेशन को कहीं ना कहीं पर आगे बढ़ाना पड़ेगा। भारत को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी ज़्यादा प्रतिशत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो भारत के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और यही चीज़ें कहीं ना कहीं भविष्य पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है आपने। देखते रहिए मेघदूत समाचार। धन्यवाद।